जी नमस्कार। त्रिलोकनाथ पांडे जी। आपके कहे अनुसार मैं समय पर हाजिर हूँ। बहुत धन्यवाद। मित्र लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। नमस्कार कमलेश जी। त्रिलोकनाथ जी, आप लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और इसका एक अतिरिक्त आकर्षण हुआ आपके कार्यक्रम में सहभागिता का। और मैं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, कई वर्षों से जुड़ा रहा हूँ और बच्चों की शिक्षा के लिए ख़ास तौर पे। तो ये बड़ा महत्व का काम मुझे लगता है और आप लोगों को मेरी पूरी शुभकामनाएं। और मुझसे भी अगर किसी स्तर पर कोई सहयोग अपेक्षित हो तो आप ज़रूर बताइए। मेरा ख्याल है कि मैं कहानी शुरू करूं। मैं जो कहानी शुरू करने जा रहा हूं, चंदन खुशबू की दुकान। यह कहानी संभवतः 2005 या 6 में छपी थी परिकथा में। और जिस समय की ये कहानी है उस समय पीसीओ का ज़माना था। मोबाइल आ चुका था लेकिन पीसीओ का ज़माना था। एक मैंने संकेत दिया और अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। चंदन खुशबू की दुकान। आखिरकार सब कहीं से थक कर मैंने एक दुकान खोल ली। पिता ने इसके लिए मकान के सामने की ज़मीन पर 10/8 का एक काम चलाऊ कमरा खड़ा कर दिया। उसमें दरवाजे की जगह शटर लगवा दिया। पहले मैंने सोचा कि शायद किराए के लिए दुकान बनवा रहे हों, गाड़ी के लिए गैराज तो बनवा नहीं सकते। लेकिन नहीं, उनकी गरज तो कुछ और थी। एक दिन उन्होंने मुझे बुलवाया। काम की हड़बड़ी थी, फिर भी गया। अब तक तुम कितनी कंपनियां बदल चुके हो? हठात यह प्रश्न सुनकर मैं तो गिनती ही भूल गया। यही कोई 7-8। अभी किस कंपनी में हो? लो, यह तो पकड़े गए। 2 महीने से एक तरह से खाली ही था। अच्छा छोड़ो, कितना कमा लेते हो? कमजोरी पकड़े जाने पर ताकत दिखाने का हौसला भी बनता है। मैं कुछ तन कर बोला, ठीक ही ठाक चल रहा है, नरम गरम सब खुद ही तो झेल रहा हूँ। कभी आपसे कुछ कहा? बच्चा था तो कभी कभी बैलून फूला, बैलून की हवा वापस मुंह में चली आती थी। बकवास बंद करो। बीवी की कमाई पर अकड़ दिखाते हो, वह भी अपने बाप को। 2 बच्चे हो गए और अभी भी मिजाज स्कूली लौंडों वाला है। वे आगे भी कुछ बुदबुदाए। जरूर मुझे गाली दी होगी। वे कभी कभी हम भाइयों को गालियां दिया करते थे। मुझे किस लिए बुलाया आपने? यह जो दुकान है तैयार हो रही है, इसे संभालो। अब आवारागर्दी से बाज आओ। इसमें स्टेशनरी लगवाओ, एक फ़ोटो कॉपियर भी रखो। बाद में चाहो तो पीसीओ भी लगा लेना। दवाइयाँ बहुत बेच चुके, और भी जाने क्या क्या बेचा होगा। शाम को घर लौटा खाली हाथ। कमीशन के चेक की प्रत्याशा थी, नहीं मिला। बड़े बच्चे पर झुंझलाया, छोटे को झिड़की दी। पत्नी ने देखा तो लक्षणा व्यंजना वाली अपनी शैली में सवाल दागा, यह मुंह फुलाए कहाँ से चले आ रहे हो? तुमने यह क्यों नहीं पूछा कि मुंह उठाए किधर से चले आ रहे हो? मैंने सवाल वापस किया। छी, मैं ऐसा कैसे पूछती?
वैसे भी तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल गिरा हुआ है। वह हंसकर बोली, तो मैं भी कुछ हल्का हुआ। अब बोलो भी, बात क्या है? वह चाय लिए आ गई। बात क्या होगी, अब तो अपने दुख दूर होने वाले हैं। सच? वह कैसे? मेरे बाप से पूछो, मेरे लिए दुकान खोल रहे हैं। दुकान खोल रहे हैं? कहाँ, किस मार्केट में? उसकी हर्ष भरी उत्सुकता देख मुझे बहुत चिढ़ हुई। किस मार्केट में? यह जो फाटक के बगल में कमरा बन रहा है, वहीं अपनी दुकान लगेगी। गद्दी पर बैठकर अब सौदा सामान बेचने के दिन आए। तो क्या, पहले भी तो अब तक तुम सामान ही बेचते रहे हो। ठीक तो है, अब घर बैठकर सामान बेचा करो। वाह, अच्छा आइडिया है। इसी से घर में बड़े बुजुर्गों का साया जरूर ही होना चाहिए। हमेशा संतान के सुख की ही कामना करते हैं। देखो, बाबूजी ने हमारे लिए कितनी अच्छी बात सोची। अरे, मेरे पास मार्केटिंग का डिप्लोमा है यार। वह क्या इसलिए है कि मैं घर में दुकान खोलकर बैठ जाऊं? तो अब तक कौन सा तीर मार लिया बताओ? अपनी दुकान से तुम्हें क्या परेशानी है आखिर? दूसरों की दुकानों की खाक छानने से तो यह लाख गुना बेहतर है। हाँ, तुम इतना करना कि राशन तेल लेकर न बैठ जाना। क्यों? उसमें तुम्हें क्या परेशानी है, जरा सुनो तो। बू आएगी, बस मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे बदन से तेल मसालों की गंध मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह बात उसने इस अदा से शर्माते हुए कही कि मेरा दिल जल गया। तो ऐसा करता हूँ, यह दुकान मैं तुम्हारे ही नाम पर खोल लेता हूँ, खुशबू जनरल स्टोर्स। ठीक है ना? नहीं जी, दुकान तो अपनी स्वर्गीय माता जी के नाम पर ही रखो, बरकत होगी। वह साफ बच निकली। आखिर वही होकर रहा। मेरे घर में ही दुकान खुल गई। शांति स्टोर्स स्टेशनरी एवं फोटो स्टेट के लिए पधारे। बड़ी झिझक के साथ मैंने गद्दी संभाली। एक छोटी सी खूबसूरत गद्देदार रिवॉल्विंग चेयर, निहायत अवास्तविक प्रतीत होने वाली वास्तविकता से साक्षात। पूजा पाठ धूप बत्ती के बाद गद्दी पर बैठा तो दोनों बच्चों ने मिलकर कितने ही चक्कर खिलाए। उनकी माँ खिलखिल कर हंसती रही और उनके बाबा और अन्य लोग मुस्कुराते खड़े तमाशा देखते रहे। भीड़ छटी तो खुशबू रानी ने पास आकर कुर्सी के दोनों हत्थों पर झुकते हुए कहा, यह तो बड़ा अच्छा किया जी, रिवॉल्विंग चेयर ले आए। तुम्हें तो घूमने की आदत रही है ना, अब बैठे बैठे चक्कर खाते रहना। वैसे खुशबू ने दुकान जमाने में खूब मदद की। सबसे पहले तो उसने एक छोटी सी बेंत की छड़ी में पुराना कपड़ा बांधकर झाड़न बनाया, मुझे धूल झाड़ने की तरकीब भी बताई। उसने खुद ही दो छोटे बोर्ड भी बनाए। एक पर लिखा, आज नगद कल उधार, और दूसरे पर, उधार मांगकर शर्मिंदा न करें। मैंने आपत्ति की और मुंह बिचकाया तो उसने मुझे लगभग डांटते हुए समझाया, उधार वालों से बचकर रहना, उन पर कोई रियायत नहीं करना। एक बार जो तुमने छूट दी तो समझना यू आर फिनिश्ड। अपना से अपना आदमी भी उधार मांगे तो कहो क्या बताएं, हम पर तो खुद यह पूरी दुकान ही उधार चढ़ी है। मुझे ताज्जुब हुआ, खुशबू को दुकानदारी का तजुर्बा कब हुआ आखिर? पूछने पर उसने बताया, उसके चचेरे भाई ने अकेले 3-3 दुकानों का बेड़ा गर्क किया था। बहुत खूब। खैर, तो दुकान शुरू हुई तो उसके साथ ही कई चीज़ें भी शुरू हो गईं। सुबह 9 बजे खोलता था दुकान, 9:15 बजते बजते नींबू मिर्च वाला हाजिर। 3 रुपए में धागे में गुथा हुआ कागजी नींबू और साथ में 2-4 हरी मिर्च। बुरी नज़र से बचाने का टोटका। दाम 3 रुपया, लेकिन उसे टांगने का झंझट उसका। लगभग उसी समय ब्रेड वाला आकर काउंटर पर ब्रेड सजा जाता। 10 बजते बजते खुशबू पाउडर परफ्यूम की संयुक्त खुशबू के साथ दुकान में हाजिर। आते ही दुकान की सजी हुई चीज़ों को भी सजाती, फिर हिदायतें भी देती, खासकर उधार के मामले में काफ़ी सख्त। ऑफिस जाने के पहले 3-4 बार कहती, तो चलती हूँ जी, देखना भूख लगे तो कुछ खा लेना। तो चलती हूँ जी, जी छोटा न करना। तो चलती हूँ जी, शुरू में थोड़ा मंद रहता ही है। तो चलती हूँ जी, देखना। इस बीच कोई ग्राहक आ जाए तो उत्साह से उसे खुद ही संभालती,
पीएफ से लोन लेकर उसने एक फोटोकॉपियर भी लगवा दिया था। उसे लाड से एक बार जरूर छू लेती। 10:30 बजते बजते वह आखिरकार निकल जाती। उसे जाने देने का मन नहीं करता। कुछ दूर जाकर वह एक बार पीछे मुड़कर देखती, फिर तेज कदमों से मेन रोड की ओर निकल जाती। खुशबू के जाते ही दुकान को लेकर मैं उधेड़ बुन में खोने को होता कि कभी पता पूछने वाले तो कभी एजेंसी वाले, कभी चंदा मांगने वाले तो कभी पास पड़ोस के कोई सज्जन टोह लेने पहुंच जाते। दुकान से सबका कोई न कोई सरोकार था। सूर्यास्त के बाद 2 व्यक्तियों का आगमन एकदम सुनिश्चित था। पहला, एक थाली में दीपक की लौ को हथेली से ढांपे पास की अतिक्रमित जमीन पर बनाए गए छोटे से मंदिर का पुजारी, और दूसरा व्यक्ति होता था एक पारा बैंकिंग कंपनी का कलेक्टर, जो रोज रेकरिंग डिपॉजिट के 20 रुपए ले जाता था और रसीद मर्तबानों के बीच फंसा देता था। उन दोनों से शायद ही कोई संवाद होता। एक धर्म खाते का आदमी और दूसरा बचत खाते का। नागा होने का सवाल ही नहीं था। यह तो रही दुकान की बात। दुकान से इतर भी मेरी जिम्मेदारियों और किरदार में इजाफा हुआ। मैं अब घर के लिए 24 घंटे उपलब्ध था। बच्चों को बस स्टॉप से घर ले आने की जिम्मेदारी अब मेरी थी। घर में बिजली खराब है, चंदन को बुलाओ। पानी की मोटर खराब है, चंदन ठीक कराएगा। टेलीफोन गड़बड़ है, चंदन को टेलीफोन ऑफिस भेज दो। बिल जमा करना है, चंदन को दे दो ना। बच्चों की फीस देनी है, चंदन है ना। दवा दारू चंदन ले आएगा। दुकान है तो फिर चंदन है, चंदन है तो फिर क्या गम है। ये व्यस्तताएं उन 2 घंटों की थी जब दुकान बंद रहती थी। घर में बूढ़े बाप के अलावा 2 कामकाजी भाई थे, भाभियाँ थीं, उनके सयाने होते बच्चे थे। आवाज़ों का पीछा करता, कमरा दर कमरा लुढ़कता एक नौकर था। काम की कोई कमी नहीं थी। दिन खाली था, दुकान की ही तरह। मैं ऊँघता हुआ बिजनेस वर्ल्ड देख रहा था। अभी बच्चों को लाने का समय नहीं हुआ था। आवाज़ आई, चंदन तुम कैसे हो, क्या हाल है भाई। मैंने नज़र उठाई तो सामने कमलेश था, पैंट शर्ट और टाई में, माथे का पसीना पोंछता मुस्कुराता। ओह तुम कैसे हो कमलेश, यह क्या हुलिया बना रखा है, इतनी गर्मी में टाई क्यों लगा रखी है यार। क्या करें यार, मजबूरी है। टाई लगा कर ही तो टारगेट का पीछा करना है। तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है, वह सफाई मशीन वाला। यार उसके बाद तो 2 और कंपनियां छोड़ चुका हूँ, तुम अभी वहीं हो। चलो तुम्हारा क्या है, आज़ाद पंछी हो, वाइफ कमाती है, तुम्हें किसकी परवाह। लेकिन यार यह दुकानदार कहाँ गया, दुकान वाले बड़े रईस हो गए हैं। क्या चाहिए तुम्हें। कुछ रजिस्टर चाहिए और यह कुछ जीरोक्स कॉपी निकलवानी है। हो जाएगा, लाओ। मैं उठा उसे निपटाने में लगा। यार दुकानदार को ही बुला लो, तुम क्यों जहमत उठाते हो। वैसे दुकान अच्छी खोली है, अच्छा किराया मिल जाता होगा, है ना। मैंने उसकी बातों पर ध्यान न देकर उसे रजिस्टर और जीरोक्स कॉपियाँ पकड़ाईं और हिसाब जोड़कर बताया। लेकिन दुकानदार, तुम्हें काम से मतलब है या दुकानदार से। मतलब तो काम से ही है। यह दुकान मेरी ही है यार, अब तो निश्चिंत हो जाओ। अरे वाह, बहुत अच्छे, लेकिन निश्चिंत कैसे रहूं, तुमने कोई कंसेशन तो किया नहीं। वह हंसा। मैंने उसे 2 रुपए दराज से निकाल कर और लौटाए। अब तो खुश हो। अरे मैंने तो यूं ही कहा, वह हंसा। लेकिन यार उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद हुई तो कैसे। कुछ नहीं, दाल रोटी का सब चक्कर है यार। ताज्जुब है। ताज्जुब की क्या बात है। यह काम तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। देखो तुम अभी भी कितने हैंडसम हो। तुम्हें तो मार्केटिंग टाइकून होना चाहिए था चंदन। यह सब तो हम जैसे। तुम इतना बोलना कब से सीख गए भाई। आओ अंदर आ जाओ, कुछ देर बातें करते हैं। मैंने उसे बीच में रोक कर कहा। वह अंदर आकर छोटे स्टूल पर बैठ गया। सुनो, अगर मैं वाकई हैंडसम दिखता हूँ तो मुझे फिल्मों में होना चाहिए था, मार्केट में नहीं। वैसे भी मैं एक तरह से इस लाइन में फेल ही हो चुका हूँ। बात कहीं बन ही न सकी। मैं उदास हो गया।
सीनियर्स तुम्हारे जल जाते होंगे तुम्हें देखकर, और क्या। लेकिन हिम्मत रखो यार, अभी बहुत मौके आएंगे। वैसे जगह तो हमारे यहाँ भी खाली है। वह उठने को हुआ तो मैंने उसका खूबसूरत ब्रीफकेस देखा। ऐसा ब्रीफकेस मुझे तो कभी नसीब नहीं हुआ 8 साल की मार्केटिंग लाइफ में। यह भी कंपनी ने। हाँ और क्या। उसने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और चला गया। उसके जाते ही मुझे अपनी दुकान कोई पराई सी चीज़ महसूस हुई। स्टूल पर पैर फैलाकर मैंने सिर और अपनी कुर्सी पर टिका लिया। सामने कैबिनेट के शीशे में अंदर के सामानों के साथ साथ मेरी अपनी छवि भी प्रतिबिंबित हो रही थी, जैसे एक कोलाज बन रहा था। मैं दृष्टि को अपनी ही छवि पर केंद्रित करने की कोशिश करता रहा। शाम को खुशबू लौटी। चाय नाश्ता लिए दुकान में ही चली आई, हमेशा की तरह। मैं अनमना था। उसने भांपा, क्यों जी, आज कोई अच्छी शक्ल देखने को नहीं मिली क्या? यहाँ ऐसा रूखा सूखा दिन गुजरता है कि। मामला ऐसा रूखा सूखा है तो यह मलाई कैसे निकली आ रही है? उसने मेरी छोटी सी तोंद में अंगुली घुसा दी। मुझे गुदगुदी हुई और चाय छलककर पतलून भिगो गई। मैं बिगड़ा, लेकिन खुशबू हंसती रही। मैंने ऐसा जोर से तो कुछ नहीं किया था। क्यों दुखती रखती क्या जी? तुम ही ना इसे मलाई समझ रही हो। और कुछ दिन यहाँ बिठाए रखा तो हलवाई नजर आऊँगा, फिर समझना। मन नहीं लगता ना? लेकिन यह सब मन लगाने के लिए तो है नहीं, मजबूरी है ना। बच्चे बड़े हो रहे हैं। खुशबू कुछ गंभीर हो आई अचानक और दूसरी चाय लाने चली गई। रात को बच्चों को सुलाते हुए खुशबू बोली, ए जी, सचमुच दुकान में बैठे बैठे तुम्हारा डैश जैसे ख़त्म हो रहा है। न हो तो किसी और को उसे दे दो। तुम वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे। क्यों भाई, तोंदू चंदन पसंद नहीं आ रहा क्या? कल से वर्जिश शुरू कर देता हूँ जी, फिर देखना। मुझे खुशबू का गुरु गंभीर अंदाज पसंद नहीं था, लेकिन वह ठहरी नहीं। कहती गई, नहीं नहीं, ऐसे मन मार कर बैठे रहते हो, मुझे क्या अच्छा लगता है? आदमी काम वही करे जो मन को भाए। मैं भी कहाँ बाबूजी की बातों में आ गई। उसे किसी को दे दो, अब और कुछ नहीं, जो होगा वह देखा जाएगा। ओह खुशबू, तुम तो खामखा अभी सोते समय दुकान लेकर बैठ गई। इस पर आराम से सोचेंगे ना। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल बस तक छोड़कर जब लौटा तो रात की बात याद आई। मन में कुछ हौसला जगा। कमलेश का ध्यान आया। कदम उसके घर की तरफ बढ़ चले। रास्ते में एक मॉर्निंग वॉकर मिले। मेरा नहीं, दुकान का हाल पूछा और मुस्कुराते आगे बढ़ गए। कमलेश घर पर नहीं था, उसकी पत्नी ने बताया। क्यों भाभी, रात वह कहीं और गुजारता है क्या? वरना इतनी सुबह कोई घर में न मिले। वह बहुत लजाईं, फिर धीरे धीरे बोलीं, क्या बताएं भाई साहब, ऐसे धंधे में फंस गए हैं कि हम सबका जीना हराम हो गया है। ठीक से सोते तक नहीं, रात दिन टारगेट टारगेट, नींद में भी टारगेट। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, तो कुछ पता चला कि टारगेट है या मार्गरेट? और रहती कहाँ है? पकड़िए उसे जाकर और 4 चप्पलें जमाइए। पति हाथ से निकल गया तो क्या कीजिएगा? मैं हंसकर वापसी के लिए मुड़ा तो वे आगे आ गईं। मेरी हंसी गायब हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे। यह लो, यह क्या हुआ भाई? मैंने ऐसा क्या कह दिया? आखिर अपने दोस्त की बीवी को कोई बहन जानकर तो बात नहीं करता। भाभी क्या हुआ? बोल गया हूँ। मैं तो वैसे मजाक। क्या कहते हैं भाई साहब, मैं क्या इतना नहीं समझती? लेकिन आप जरा घड़ी भर को बैठ जाइए। मुझे बैठना ही पड़ा। वे उधर से चाय का पानी चढ़ाएं, तश्तरी में बिस्कुट। मुझे बैठना ही पड़ा। वे उधर से चाय का पानी चढ़ा आईं, तश्तरी में बिस्कुट लिए सामने आ बैठीं। उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मुझ पर बहुत बिगड़ेंगे, लेकिन आपको बता ही देती हूँ। क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई भाभी? मैं घबराया। इनकी तो जेल जाने की नौबत है भाई साहब। उन्होंने आंचल मुंह पर रख लिया।
टारगेट पूरा करने के चक्कर में किसी से 50,000 उधार ले लिया। जिस टारगेट के लिए यह सब किया वह भी नहीं मिला। इसके पहले 1 लाख का कर्ज लिया था, अभी उसी की अदायगी बाकी थी। पिछले 6 महीने से उसकी किश्तें बंद हैं। उधर से नोटिस आ गई है कि 15 दिन के अंदर पैसे चुकाओ, नहीं तो धोखाधड़ी का मुकदमा चलेगा। उधर यह 50,000 वाली पार्टी बच्चे को उठवाने की धमकी दे रही है। हमारा पागलों सा हाल है। ये बेचारे कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन इतना पैसा आए कहाँ से? कौन इस ज़माने में इतनी मदद कर सकता है? फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं, लगे रहते हैं दिन रात। 2 महीने से बच्चे की फ़ीस नहीं दे पाए। यह तो हाल है। हमारी तो ज़िंदगी खराब हो गई भाई साहब। उन्होंने आंखें पोंछी। यह तो बुरा हुआ। कमलेश आए तो उसे बताइएगा। मैं चलता हूँ भाभी। भाई साहब चाय तो पीती जाइए। नहीं, फिर कभी। घर आया, नहा धोकर दुकान खोली। विलंब के कारण कुछ नियमित ग्राहकों से उलाहने सुने। नींबू मिर्च वाला 2 बार लौट चुका था, उसने भी खीसें निपोरी। जरा सा खाली हुआ कि खुशबू आ पहुंची। उससे तो अब तक कोई बात ही चीत न हो सकी थी। क्यों जी, कहाँ घूम आए? यूं ही कमलेश के यहाँ गया था। तुम कह रहे थे कि उनके यहाँ जगह खाली है, तुमने बात चलाई? वह मिला ही नहीं। अच्छा, फिर मिल लेना। देखो ना, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही, बुखार जैसा लग रहा है। तो आज मत जाओ, आराम कर लो। नहीं जाऊं? कैसे नहीं जाऊं? ज़रूरी काम है। लेकिन देखो, तुम कमलेश जी से ज़रूर मिल लेना। नहीं हो तो लौटते में उनके ऑफिस ही चले जाओ। अच्छा अच्छा। फिर खुशबू की वही रोज़ वाली हिदायतें। खाना समय से खा लेना जी, छोटा न करना। मैं दुकान में बैठा आउट ऑफ स्टॉक सामानों की लिस्ट बना रहा था कि कमलेश आया। सिर पर हेलमेट, गले में टाई, हाथ में ब्रीफ केस। मैंने उसे अंदर बुला लिया। वह चुपचाप मेरे सामने बैठ गया, निचुड़े हुए चेहरे को तर करता, माथे का पसीना। यार, अपनी गर्दन तो ढीली कर लो। फंसी तो हुई है गर्दन, तुम्हें तो पता ही हो गया, उसने गिरी हुई आवाज़ में कहा और टाई की गांठ ढीली कर ली। लेकिन देखो, मेरा यह कुछ स्पेशल केस है। इसके बिना पर तुम कंपनी के बारे में अपनी राय मत बना लेना। मैं तो चाहता हूँ कि तुम आ जाओ, यहाँ बहुत आगे तक निकल जाओगे। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। तुम यार अपनी कंपनी के बड़े लॉयल आदमी हो। कंपनी को तुम पर फख्र करना चाहिए। तुम्हारा कमिटमेंट कमाल का है। उसने जैसे मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो बेचैन दिखता था। उसे मैं कोई जवाब न दे सका। सुबह की बात याद आई। कुछ पल दुविधा रही, फिर मेरे मुख से निकला, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, 10,000 से कुछ बात बनेगी? उसने एकदम ऐसे अविश्वास से मुझे देखा कि क्या कहूँ। उसकी ज़रूरत बड़ी थी, मेरा ऑफ़र हल्का। संकोच में घिरा मैं। तुम इतना सोचते हो मेरे बारे में चंदन? इतना तो मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा यार। उसका गला भर आया। मैं फ़ौरन उठ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचते, सबकी मजबूरियां हैं। दुकान बंद कर उसके साथ ही निकला। एटीएम काउंटर से पैसे निकालकर उसके हाथ में दे दिए। मैं कोई वादा नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे साथ चल नहीं रहे? चले चलो, अभी बॉस होंगे। अभी तो बच्चों को बस स्टॉप से ले आना है, बाद में देखूंगा, तुम अब जाओ। मैंने उससे हाथ मिलाया तो वह फिर भावुक हो उठा। लौटते हुए अकाउंट डिटेल वाली स्लिप देखी। बैलेंस बचा था 5,370 रुपये। बहुत निराशा हुई। बच्चों को लेकर घर पहुंचा तो बच्चे बिस्तर पर लेटी माँ से चिपट गए। उनके लिए यह अप्रत्याशित सुख था कि माँ इस समय घर में हो। मेरा मन भी खिला, लेकिन मैं आश्वस्त नहीं था। खुशबू लेटे लेटे फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ, घर पर हूँ, बुखार हो गया है, ऑफिस से जल्दी आना पड़ा। हाँ, वे भी ठीक हैं, दुकान ठीक ही चल रही है, लेकिन उनका मन नहीं लगता ना। ठीक भी तो है, बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। हाँ हाँ, कहते हैं खूंटा है यह तो, लेकिन वे जिसमें खुश रहें उसी में मेरी खुशी है। मैं सोचती हूँ कि कहीं उनका टैलेंट बर्बाद न हो जाए। किस्मत की बात है,
कोई कायदे की जगह ही न मिली। कोशिश तो अपनी तरफ से हर आदमी करता ही है। मेरा क्या है, सिस्टम ऑपरेटर की तनख्वाह उतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं। किसी को फिक्र करने की कतई ज़रूरत नहीं। ठीक है, प्रणाम। रात को मन में क्या क्या घुमड़ रहा था, कुछ कहना चाहता था। खुशबू की नाक बज रही थी, उस पर दवा का असर था। करवट बदलकर तब मैं भी सो गया। अगले दिन खुशबू ने ऑफिस जाने की जिद की। मैं इससे खिन्न हो गया। तब उसने मनुहार करते कहा, क्यों जी, मेरे बिना रहा नहीं जाता क्या? नौकरी छुड़वाने का इरादा है? अब तो ठीक है, जाना जरूरी है जी, समझते हो? उसने मेरी नाक पकड़कर हिलाई और तैयार होने चली गई। मैंने भी अपनी गद्दी संभाली और ग्राहकों को निपटाने लगा। खुशबू से पहले उसकी खुशबू आती थी मुझे विभोर करने। उसने मुझे चाय का कप पकड़ाया और स्टूल पर बैठ गई, कुछ गंभीर मुद्रा में। मैं भी चुपचाप चाय पीता रहा। सुनते हो, आज जरूर अपनी बायोडाटा दे आना। एक एक दिन यूं ही बीता जा रहा है, कुछ कर लेना चाहिए जी। अब इतना कुछ करने के बाद भी लगता नहीं कि पैरों के नीचे जमीन है। क्यों जी, कहाँ खोए हो? कुछ सुन रहे हो? मुझे जाना तो है, लेकिन कहीं और। यह लो, किसने जादू चला दिया तुम पर, जरा सुनो तो। कच्चा खा जाऊंगी उसे, समझ लेना। हथेलियों को पंजा बनाकर उसने मेरी ओर बढ़ाया। मुझे टेलीफोन ऑफिस जाना है। क्यों? बिल तो जमा हो गया ना? जरूर भाभी का कोई काम होगा, उन्हीं की सेवा करते रहो। वह झुंझलाई। सोचता हूँ पीसीओ के लिए अप्लाई कर ही दूँ, एक और जरिया बनाएगा। क्या कहते हो जी? देखो, मुझे दोष न देना, अब भी कहती हूँ, चुनाव तुम्हारा है, मेरी तरफ से कोई दबाव न समझना। कहते कहते वह सहसा रोने को हुई। नहीं जी, मैं सोच समझकर कह रहा हूँ। इतनी मुश्किल है, इसमें जो है पहले उसी को बचाया जाए। खुशबू, यह सुनना था कि वह मुझसे लिपटने को हो आई। अरे अरे, यह क्या कर रही हो? यह दुकान है, पब्लिक प्लेस है यार। तो क्या, किसी के बाप की दुकान थोड़े ही है, हमारी अपनी दुकान है, घर की दुकान है। उसने एक बार चारों ओर निगाह दौड़ाई और जो चाहती थी कर गुजरी। तो ये कहानी थी चंदन खुशबू की दुकान, 2005 या 6 में परिकथा में छपी थी।